नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं बात कर रहा हूँ हरिशंकर परसाई की। उनकी ये जन्म शताब्दी है और इस जन्म शताब्दी में चूंकि उनका निधन 10 अगस्त को हुआ था और 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद जिले के जमानी में उनका जन्म हुआ था। पर उन्होंने जमानी से अपनी यात्रा जबलपुर में की। उनकी कर्म भूमि जबलपुर रही और जबलपुर में रह के उन्होंने जो है जिस तरह का लेखन किया, आज उनका लेखन पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। और हरिशंकर परसाई इस समय हमारे समय के जो है सबसे बड़े व्यंग्य के लेखक के रूप में हम उनको याद करते हैं। जब साहित्य की समस्त विधाएं चूक जाती हैं, तब व्यंग्य जो है वो अपनी पूरी आक्रामकता के साथ में उसकी जरूरत होती है, क्योंकि हमारे समय की तमाम विद्वताओं को व्यंग्य जो है वो उजागर करता है। क्योंकि हमारे समय में जो कुछ घटित हो रहा है वो इतना भयावह है कि हमको लगता है कि वो विसंगतियां जो है अगर उसको सीधे सीधे लिखा जाए तो वो सामने नहीं आएगी। व्यंग्य में संपूर्ण समाज की कमजोरियां, विद्वताओं को उभारने का एक गहरा की कोशिश होती है। और हरिशंकर परसाई की जो विधा है या जिस तरह का उनका लेखन है, उन्होंने इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया है। और आजादी के बाद यदि हम भारतीय समाज में जो भी विसंगतियां व्याप्त हैं उनके बारे में यदि अध्ययन करेंगे तो हमको लगेगा कि परसाई ने जो है उसमें कहीं ना कहीं आम जनता के प्रति उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए जिस तरह की चीजें उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लाया है, या अखबार में वो जगह लगातार या पत्रिकाओं में जो लेखन करते थे, वो लेखन जो था वो स्वाधीन भारत के जो एक समय का दर्पण है, वो हमारे समय के एक ऐसे सजग पहरी थे जो लगातार चीजों पे नजर रख रहे थे और वो देखते थे कि इसके पड़त दर पड़त पड़ताल करते थे। उनमें कहीं ना कहीं कबीर जैसा भाव था, इसलिए वो उनके कालम में सुनो भाई साधो कहत कबीर, ये बहुत सारे उनके अपने कालम थे जिसके जरिए वो अपना लेखन करते थे। कबीरा खड़ा बाजार में जो है उनका परसाई, मुझे लगता है कि अगर हम परसाई हरिशंकर परसाई की बात करते हैं तो एक लोक शिक्षक थे, क्योंकि वो अपनी जीवन में भी उन्होंने मॉडल हाई स्कूल जबलपुर में टीचर का काम किया था, तो वो लगातार कहीं ना कहीं समाज को सजग कर रहे थे। आज के भ्रष्ट और दिशाहीन समय में परसाई का लेखन जो है हमारे समय और समाज के लिए जो है एक प्रकार से पथ प्रदर्शक है। अगर हम उसको देखें तो हम समझेंगे कि ये जो बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, बहुत सारे गठजोड़ होते हैं, वो किस तरह से है। और उसमें कहीं ना कहीं ये वजह है कि परसाई के लेखन पे, जो उन्होंने नाटक तो नहीं लिखे पर उनके लिखे पे नाटक का बहुत मंचन हुआ। उन्होंने हमारे देश में जो है जिस तरह का गद्य लिखा और उसकी जनतांत्रिकता को बनाए रखा और गद्य की सीमाओं को उन्होंने तोड़ा। उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो जन विरोधी चीजें थी उनको उन्होंने पहचाना और बहुत बारीकी से बताया कि ये जो कुछ गठबंधन है ये किस तरह का है। और उनकी रचनाओं में व्यापारियों की साठगांठ, नेताओं की साठगांठ, धार्मिक आडंबरों की साठगांठ, ये सारा जो है वो उन्होंने बिना बेझिझक, जिसको कहना चाहिए कि उसकी उन्होंने चीरफाड़ की, पड़ताल की। उनका जो व्यंग है वो मनोरंजन नहीं करता, बल्कि वह जो है परिवर्तनकामी है, वो हमको बेचैन करता है। मतलब कहना चाहिए कि उसमें करुणा का एक भाव होता है, करुणा की अंतरधारा उसमें समाहित होती है। और वो जो है बहुत लोकतांत्रिक लेखक थे, शिल्प की दृष्टि से भी वो बहुत उनका लेखन बहुत पायदार था, कहना चाहिए कि। और उन्होंने जिस तरह का लिखा है वो निश्चित रूप से वो अपने समय की, अगर मैं कहूं कि जो विसंगतियों के खिलाफ एक ऐसे योद्धा थे जो कलम के जरिए कहीं ना कहीं उस तरह की लोगों को तैयार कर रहे थे, जो चीजों में हमारे समय में जो चीजें हो रही थी उनको वो देख रहे थे और उसके पीछे के कारणों को भी देख रहे थे। उनको इतिहास बहुत अच्छा था, जीवन और विचारधारा के प्रति उनका जो है भरपूर समर्थन था। हरिशंकर परसाई जो है वो हमारी व्यवस्था को बार बार नंगा करते हैं और बार बार उसको जो है वो सबके सामने उसके परत दर परत उघाड़ते हैं। उनकी तमाम रचनाएं, वैष्णव की फिसलन से लेकर मैं निठल्ले की डायरी बात करूं, कई रचनाएं हो सकती हैं जिसमें कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बहुत सारी चीजें जो है अगर हम परसाई को आज बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो आजादी के बाद जो भी सत्ता व्यवस्था रही है, वो किसी की रही हो, किसी भी पार्टी की रही हो, उसको समझने का एक अगर समग्र दस्तावेज है तो वो परसाई। यदि आप परसाई रचनावली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उनमें जो कहानी कला में उनकी जो मौलिकता है वो भी अपने आप में जो है कहना चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। परसाई यूं ही नहीं कहते कि मुक्ति अकेले की नहीं होती। अगर कोई आदमी ये सोचता है
की मुक्ति अकेले की होती है तो निश्चित रूप से वो उस चीज को नहीं समझता है, क्योंकि परसाई संगठन के पक्ष में थे, वो बहुत सारे संघों में कार्य करते थे, वो अलग अलग लेखक संगठन में भी कार्य करते थे, वो ट्रेड यूनियन के लिए भी काम करते थे। तो वो जो है, और वो इसलिए कहते थे कि मैं लेखक छोटा हूं पर संकट बड़ा हूं। परसाई हमारे समय की, मैंने जैसा कहा कि जो हमारे समय का सच था, विसंगतियां हैं, प्रवृत्ति हैं, उन पर उन्होंने प्रहार करने से कहीं, और उन्होंने जो मान्य चरित्र थे, जैसे हनुमान जी का, राम जी का, नारद जी का, ऐसे बहुत सारे चरित्रों को वो अपने साथ लेते थे। वो अगर कबीर, तुलसी, गाली, प्रेमचंद, इनकी परंपरा से ही वो आगे जाते हैं, और चूंकि उनकी वैचारिक समझ बहुत साफ थी और वो एक आम आदमी के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, इसीलिए वो जो है जिस तरह का उन्होंने लेखन किया वो अपने आप में एक बड़ा और कालजयी लेखन है। वो मुक्तिबोध के मित्र थे, वो प्रमोद वर्मा के मित्र थे, उनकी मित्रता वो जो है श्रीकांत वर्मा के साथ उनका बहुत था। वो कहीं ना कहीं परसाई जो है रोमा रोली, गोरखी, टॉलस्टॉय, इनके साथ भी वो उनको पढ़ते थे, विश्व के लेखन को वो पढ़ रहे थे और वो समझ रहे थे कि विश्व दृष्टि उनके पास थी। तो वो कहीं ना कहीं, अगर हम परसाई को के पूरे लेखन को देखते हैं तो वो लेखन जो है हमें बहुत सजग भी करता है, सतर्क भी करता है, और वो बहुत सारी पोल पट्टी भी खोलता है जो हमको ऐसे दिखाई नहीं देती कि ये सांठगांठ कहाँ है, किसकी है। तो निश्चित रूप से अगर मैं कहूं कि परसाई कबीर और निराला की परंपरा के विद्रोही कलमकार थे, समाज की बुनियादी विकृतियों पर वो गहरा प्रहार करने वाले थे, और वो उनकी कलम जो है वो आपको कहीं ना कहीं विचलित भी करती थी, थोड़ी गुदगुदाती थी, आप खिस्सानी हंसी हंसते थे, तो उसके साथ साथ आप चीजों को समझ भी आपकी साफ होती थी कि वो किस तरह के लेखक हैं। निश्चित रूप से उन पे हमले भी हुए, वो बहुत लंबे समय तक उनको बिस्तर में भी पड़ा रहना पड़ा, पर वो लोगों से बहुत मिलते थे और अपने समाज के आसपास के जो भी छोटे मोटे कैरेक्टर भी रहे हों, जिनको लोग नोटिस नहीं लेते, उन पर उन्होंने लेखन किया, उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो किस तरह से जो है हमारे बीच में है। तो परसाई, अगर वो आचार्य रजनीश के बारे में टार्च बेचना वाला लिखते हैं तो बहुत सारे लोगों को वो एक्सपोज भी करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो एक व्यक्ति जिसकी यात्रा होशंगाबाद के जमानी से होती है और वो अपनी यात्रा के बाद जबलपुर पहुंचते हैं, फिर वो थोड़े दिन नौकरी करते हैं, फिर उनको समझ में आ जाता है कि नौकरी के साथ इस तरह का लेखन नहीं होगा, तो वो पूर्णकालिक लेखक के रूप में बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में कॉलम लिखते हैं और फिर वो लोगों को सजग और सतर्क करते हैं। तो हम परसाई की जन्म शताब्दी है, इसलिए हम हरिशंकर परसाई को आज याद कर रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं। साहित्य अकादमी जो भारत सरकार द्वारा गठित है उसने हरिशंकर परसाई संगोष्ठी समारोह आयोजित किया था। इस समारोह में, ये राष्ट्रीय स्तर का समारोह था, इसमें दूर दूर से साहित्यकार आए हुए हैं। तो राष्ट्रीय ये जो अकादमी है ये विभिन्न भाषाओं की सुदृढ़ीकरण के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए काम करती है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये समारोह यहाँ आयोजित किया था। हरिशंकर परसाई देश के एक श्रेष्ठ साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से पाठकों को जागृत करने का काम किया है। समाज की, संस्कृति की, शिक्षा संबंधी, व्यवस्था संबंधी, राजनीति संबंधी जो भी विडंबनाएं हैं उसकी ओर इंगित किया है और उसके माध्यम से पाठकों को सही दिशा और प्रेरणा देने का कार्य किया। 1947 से लेकर 1995 तक का लगभग 48-49 वर्ष का उनका लेखन काल है। 36 किताबें उनकी प्रकाशित हैं इस। तो वो अपने लेखन से इस समय का एक बृहत्तर भारतीय पाठ जो है सो प्रस्तुत करते हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं है, क्षेत्र नहीं है जिस पर उन्होंने विचार नहीं किए। स्वाधीन भारत से या जो अपेक्षाएं थी सामान्य जनों की, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे खोखलापन बढ़ता गया। परसाई उस सब पर आक्रमण करते हैं, चेतावनियाँ देते हैं, सोचने को बाध्य करते हैं। भारत का जो समकालीन यथार्थ है उसको वहाँ प्रस्तुत करते हैं, व्यंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि व्यंग अपने में कोई विधा नहीं है,
विधा तो कविता है, कहानी, उपन्यास, नाटक है, लेकिन परसाई की ताकत इतनी थी कि अब स्वाधीन भारत में व्यंग को ही लोगों ने एक विधा मान लिया। तो परसाई हमारे लिए एसेंशियल है। मैं परसाई की कुछ जो कहना चाहिए कि उनके लेखन में बहुत सारी ऐसी व्यंग्योक्तियां हैं जो बहुत बार हम अपने लेखन में, अपने बोलने में कोट करते हैं। तो चलिए कुछ का जिक्र मैं आपके साथ करता हूं। हरिशंकर परसाई कहते हैं कि निंदा में विटामिन और प्रोटीन होते हैं। निंदा खून साफ करती है, पाचन क्रिया ठीक करती है, बल और स्फूर्ति देती है। निंदा से मांसपेशियां पुष्ट होती हैं। निंदा पायरिया को तो सर्तिया इलाज है। वो जो उनके बहुत सारी व्यंग्योक्तियां हैं, तो वो अपनी व्यंग्योक्तियों के माध्यम से इस तरह की बातें कहते हैं कि जो बहुत छोटे छोटे उनके वाक्य हैं, और वो कहते हैं कि देश का बुद्धिजीवी शेर है, पर वो सियार की शादी में बैंड बजाता है। वो कहते हैं कि स्त्री की आजादी में ये वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कि धर्म को जब धंधे से जोड़ लेते हैं तो उसको योग कहते हैं। परसाई कहते हैं कि गरीब आदमी ना तो एलोपैथी को से अच्छा होता है, ना वो होम्योपैथी से। फिर दूसरी बात वो कहते हैं, नेता हो जाना बड़ा अच्छा धंधा है। घूस से पारिवारिक जीवन सुखी होता है। जिस दिन घूसखोरों की आस्था भगवान से उड़ जाएगी, उस दिन भगवान को पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। पैसे में बड़ी मर्दांगनी होती है। आदमी मर्द नहीं होता है, पैसा मर्द होता है। पुल उतरने के लिए नहीं, उसका उपयोग होता है। पुल का जो है वो पुल उद्घाटन के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह की बात परसाई लिखते हैं। ये बड़े बड़े अफसर बेचारे बहुत कमजोर होते हैं। ये तबादले से कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कहें कि मैं तुम्हें मार डालूंगा तो समझो कि ये आपका तबादला करेंगे। पैसे खाने वाला सबसे डरता है। जो सरकारी कर्मचारी जितना नम्र होता है वह उतने ही पैसे खाता है। बराती से ज्यादा बर्बर जानवर कोई नहीं होता। धर्म का उपयोग तो अब दंगा कराने के लिए रह गया है। जनता कच्चा माल है, इससे पक्का माल विधायक, मंत्री आदि बनते हैं। पक्का माल बनाने के लिए कच्चा माल जरूरी है। तो इस तरह की जाने कितनी व्यंग्योक्तियां होंगी जो परसाई के व्यंग्यबाण हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद जैसी रचनाओं में उन्होंने लिखा, और तमाम रचनाओं ने लिखा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र में लिखा है, भोलाराम के जीव में लिखा है, नागफनी की कहानी में लिखा है। तो मैं समझता हूं कि परसाई की जन्मशती में अगर हम परसाई को पढ़ते हैं, परसाई को समझते हैं, तो हम अपने समय को समझेंगे। नमस्कार।